Right message, right communication. Country Inside News. कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। देखिए हमारे सहयोगी कौशलेंद्र पराशर की ये खास रिपोर्ट। नमस्ते, आप देख रहे हैं CIN का यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मेरे साथ बिहार निवास दिल्ली में मौजूद हैं बीजेपी के दिग्गज MLA ललन पासवान जी। ललन पासवान जी बिहार में किसी नाम और परिचय के तो मोहताज नहीं हैं। ललन जी ने एक बड़ा संगठन कायम किया है समाज को उन्नत करने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए। इंडियन डेमोक्रेटिक यूनियन बीजेपी के MLA भी हैं और समाज को सशक्त करने के लिए इन्होंने स्थापित किया है इंडियन डेमोक्रेटिक यूनियन। आपको यूनियन बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई जबकि आप खुद MLA हैं, ललन जी? चलिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके सारे दर्शक सब्सक्राइबर को भी धन्यवाद कि हमारा मानना कि हकीकत भी है कि दुनिया में जितने भी सोशल चेंजेज हुए हैं, सामाजिक परिवर्तन, जो सकारात्मक परिवर्तन देख रहे हैं, सब और सब लोकतंत्र की वजह से हुआ है। इस देश में डेमोक्रेसी नहीं होती तो कुछ भी नहीं, आज इतना सुंदर समाज नहीं हो पाता, आज इतना तेज़ी से विकास नहीं हो पाता। आज समाज में जो भेदभाव थोड़े भी कम हुए हैं, समाज के अंदर थोड़ी भी शिक्षा आई है, वो वंचितों में थोड़ा भी उसके अंदर आर्थिक उसका विकास हुआ, सब का सब क्रेडिट डेमोक्रेसी जाता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह जो है लोकतंत्र का अभाव दिखे, कहीं लोकतंत्र की चर्चा नहीं। जो लोग लोकतंत्र के उपज हुए, आज जितने भी लोग अपने को समाजवादी कह रहे हैं हम या कोई भी वादी कर रहे हैं, आज मेन फ्रेम में आए, CM बने, PM बने, मंत्री बने, MLA बने, विधायक बने, सब लोकतंत्र की वो उपज है। और बनने के साथ ही लोकतंत्र को सब भूल गए। सभी संगठनों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, इसलिए हमने सोचा इस पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब हम लोग इस यहाँ के देश छद्म विद्वानों ने भी ठगा है। आप जब जाएंगे कि लोकतंत्र का डिफिनेशन खोजने के लिए, तो पॉलिटिकल साइंस की किताब में नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को लोकतंत्र का परिभाषा पता नहीं कि लोकतंत्र का परिभाषा, लोकतंत्र किसी से पूछेंगे कहेंगे जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। डिफिनेशन का परिभाषा का मतलब होता है उससे उसका अर्थ निकल के आता है, इसमें क्या अर्थ निकलता है। लेकिन आप जब कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, भारत के संविधान में है, बाबा साहब ने कोट किया है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी द वे ऑफ गवर्नेंस बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, which brings the revolutionary change in social and economical status of the people without any bloodshed. That called democracy. लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके तहत बिना किसी खून खराबे के आम जनता के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, और ये आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का ही ये मूल है लोकतंत्र। और इससे पूरी तरह से लोकतंत्र भटक गया। क्या परिवर्तन हो रहा है? आज़ादी के 75 साल हो गए, संविधान लागू 72 साल हो गए, और क्या स्थिति है आज देश का? दशा देख लीजिए। गरीबी भी हम नाइजीरिया के साथ खड़े हैं आज। और शिक्षा, घटिया शिक्षा के मामले में वर्ल्ड का सबसे घटिया शिक्षा भारत में है। आप जान लीजिए, शिक्षा जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे तो आप नेपाल, बांग्लादेश देख लीजिए, भूटान छोटा सा देश है लेकिन आज मैंने 1 to 10 में हैप्पीनेस इंडेक्स में वहाँ पर है वो, मैंने आप उसका। आप घटिया शिक्षा के मामले में ये हो गया। कहाँ डेमोक्रेसी है? किधर क्या काम हुआ डेमोक्रेसी में? लोगों ने डेमोक्रेसी को समझा नहीं, डेमोक्रेसी के इल्म को समझा नहीं, इसलिए ज़रूरत है इस पर डायलॉग करने की। तो हम डायलॉग करने निकले हैं और ऑल पार्टी डायलॉग्स हो रहा है, विभिन्न संगठनों के साथ डायलॉग्स हो रहा है। और हम ही नहीं, पूरी दुनिया में काम हो रहा है डेमोक्रेसी पर। जर्मनी में इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक यूनियन 84 में वहाँ पर बनाया गया, जर्मनी में। आज दुनिया का 100 पॉलिटिकल पार्टी उसके मेंबर है, 100 पॉलिटिकल पार्टी, सबके साथ डायलॉग। हमने सोचा है कि लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के मजबूती के लिए, आम जनता को लोकतांत्रिक और संवैधानिक हक के प्रति जागरूक करने के लिए, उनको जवाबदेह बनाने के लिए हम लोग ऑल पार्टी डायलॉग से स्टार्ट किए। सभी पार्टी, सभी संगठनों से बातचीत कर रहे हैं, देश हित में, लोकतंत्र हित में। लोकतंत्र है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाबा साहब ने जो सपना देखा था और बाबा साहब के संविधान को ही ध्यान में रखते हुए आप जिस समाज से आते हैं, पासवान जाति को आरक्षण से सुशोभित किया गया, आरक्षण दिया गया विकास के लिए। आखिर 75 साल हो गए, आज आपने अपने समाज, गरीबों के लिए, आप स्वर्ण समाज की भी बात करते हैं, उसमें इंक्लूड सभी समाज की बात आप करते हैं। इंडियन डेमोक्रेटिक यूनियन जो आपने बनाया, हम या आपसे, आप एक बहुत ही विद्वान विधायक माने जाते हैं, बहुत सशक्त विधायक माने जाते हैं। विधायक जी, 75 साल में आखिर समाज क्यों पिछड़ा का पिछड़ा रह गया, इस पर आप क्या कहेंगे? जितने भी पूर्ववर्ती सरकार है,
आप जान लीजिए, बाबा साहब ने संविधान सौंपने से पहले 25 नवंबर 1949 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंपा, एक दिन पहले पूर्व संध्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आप अपना संविधान बन करके तैयार है। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो जाएगा। इसके लागू होते इसको अपना एक समृद्ध संविधान होगा कि हम नए परिवेश में हम लोग प्रवेश करेंगे, भारत एक नई दिशा में जाएगा। लेकिन संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर संविधान को लागू करने वाले की नीयत में खोट होगी तो संविधान कारगर नहीं होगा। सरकार को चेतावनी दिया था उस समय कि अगर सरकार अल्प समय में जो समाज के अंदर भयावह आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी है, कोई जन्म से ही बहुत गरीब है, कोई जन्म से बहुत अमीर है, कोई जन्म से ही समाज में नीच है, अछूत है, शूद्र है, कोई सिर्फ किसी खास का जाति में जन्म लेने से बहुत उच्च है, पूजनीय है, आदरणीय है, सम्मानीय है, तो इन सब ये सब जो खाई है 10 साल के अंदर सरकार ख़त्म कर ले। अगर ख़त्म नहीं करेगी सरकार तो इस व्यवस्था से शिकार लोग हथियार उठा लेंगे और इस लोकतंत्र रूपी मंदिर को ध्वस्त कर देंगे, इस पूरा स्ट्रक्चर कर देंगे। लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर जरा भी अमल नहीं किया। इसकी अनदेखी का परिणाम आज आप देख लीजिए। आज देख लीजिए कि आज मतलब कि कितने सीमित संसाधन में सरकार का रिपोर्ट है कि 20 रुपये प्रतिदिन में 80 करोड़ लोग जीने के लिए विवश हैं। 20 रुपया प्रतिदिन में उसको तो आखिर इसका दोष किसको आप मानते हैं? पूर्ववर्ती सरकारों की है। जो लोकतंत्र का क्या है, लोकतंत्र आया यहाँ पर सिर्फ आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आया था, उसमें क्रांतिकारी त्वरित चेंजेस के लिए आया था। पूर्ववर्ती सरकारों ने इसकी कदर नहीं की, इल्म नहीं था। आप देख लीजिए नेहरू, अब एक समय चलता था इंदिरा आए जिसका मैंने इंडिया आज इंदिरा, बताइए अब कहाँ लोकतंत्र का कदर था। बाकी लोग भी, हम किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहते, बाकी लोगों ने भी डेमोक्रेसी का कदर नहीं किया। इसका तो अंबेडकर का जो सपना था कि 10 साल में हमारे सभी समाज के लोग जिनको आरक्षण की जरूरत है वो सशक्त हों, जिसने भी शासन किया उसकी नीति साफ नहीं रही। नीयत ही साफ नहीं थी। नीति बहुत अच्छा लोगों ने अपना मेमोरेंडम बना लिया, पूरा मास्टर प्लान घोषणा पत्र तो बहुत आकर्षक था, नीति में खोट थी इसमें, जिस वजह से ऐसा हुआ। इस पर ललन जी, आपके पार्टी पर बड़ा गंभीर आरोप लगते रहता है। सुनिए, सीधी सी बात करते हैं आपको। आप लोग कहते हैं कि जनता जनार्दन है, मैं कहता हूँ जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। और जनता, आप जान लीजिए, लोगों को आज लोकतंत्र को इतना दबा के लगा कि लोगों को जनता मालिक है, उसके अंदर मालिकाना हक उसको ना दूर, मालिकाना भाव उसके अंदर पैदा नहीं होने दिया लोगों ने। जान लीजिए, अब जनता मालिक है। सिर्फ जनता, हमें ललन पासवान जैसे तमाम विधायक सांसदों को जनता सिर्फ वोट ही नहीं देती, जनता नोट भी देती है। हमको सैलरी मिलता है, भत्ता मिलता है, हमको जितनी फैसिलिटी है वो कहाँ से मिलता है? सरकार के खजाने से। और सरकार के खजाने कैसे भरे जाते हैं? टैक्सेस से। और कितने तरह के टैक्स हैं? 2 तरह के टैक्स हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो लेस देन 20% पीपुल पे करते हैं डायरेक्ट टैक्स, मोर देन 80% पीपुल पे करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स इन द वे ऑफ GST। और जनता, अब आपको बता दें, आप चौराहे पर या मंदिर मस्जिद के बाहर खड़ा होकर कोई भिखारी भी अगर भीख मांगता है तो वो जो 200 रुपया अगर भीख मांगा और अपनी जरूरत का सामान दवा खरीदता है, दारुए खरीद लेता है, भोजन का चावल आटा कुछ भी खरीदता है, चीनी खरीदता है, वो भी GST पे करता है। GST पे करता है, वो सरकार के खजाने में पैसा जाता है और उस खजाने से ललन पासवान को और उसके जैसे सभी लोगों को पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, और वो मालिक है। हम वेतन भोगी कैसे मालिक हो सकता है इस देश में? हम कैसे, जो सरकारी नौकर हैं, जो हम लोग वेतन लेने वाले मालिक कैसे हो सकते हैं? लेकिन नहीं, यहाँ लोगों को लग गया है, नेताओं को, अधिकारियों को, हम इस देश के मालिक हैं और जनता जो है भिखारी है, उसको दे दो। अरे वो मालिक है। और ये आलम है इस देश में कि मालिक के बच्चे, जो मालिक है, जो हमें वोट देता है, जो हमें नोट भी देता है टैक्स रूप में, उसके बच्चे सरकारी स्कूलों में खिचड़ी चाट रहे हैं। और हम नौकरों के बच्चे कहाँ हैं? दून स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल, क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं। जो मालिक हैं वो सरकारी सुविधाहीन सरकारी अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं, छोटी छोटी मामूली बीमारियों में। और जो हम सब नौकर हैं, भ्रष्टाचार से अपार दौलत कमाए हुए हैं, विलासतापूर्ण जीवन जी करके एकदम अपने किडनी को, अपने अंगों को, अपने ऑर्गन्स को खराब कर लेते हैं, फिर भी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में अंगों का प्रत्यारोपण करा के, सर्जरी करा के दीर्घायु हो रहा है। आज मालिक जो है, असल देश का असल मालिक, अपने बच्चों को मच्छर से बचाने में सक्षम नहीं है। जाके सर्वे करके देखिए आज गांव में कितने % लोग मच्छरदानी लगाते हैं? करीब 1%। किसी को नहीं है। आज इस मालिकों की दशा हो गई,
संविधान लागू होने के 72 साल भी मालिक अपने बच्चों को मच्छर से बचाने की समझ नहीं। हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करके, लीवर ट्रांसप्लांट कराते हैं, हार्ट ऑपरेशन करा करके दीर्घायु हो रहे हैं। ये बड़ा पाप है, दुनिया किसी देश में नहीं है। ये पाखंड कहीं नहीं है, गरीबों के लिए अलग स्कूल, अमीरों के अलग स्कूल। गरीबों के विकास के लिए इंडियन डेमोक्रेटिक यूनियन का गठन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ललन जी? बस मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो। हम खड़े हुए हैं लोकतंत्र के लिए, लड़ने के लिए। समाज जो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो, समाज के अंदर से जो आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी, इसका खात्मा हो। ये खत्म नहीं होगा, समाज खत्म हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आज मान लीजिए कि खिचड़ी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, इधर दून वाले कन्वेंट वाले पढ़ रहे हैं। एक क्वालिटी एजुकेशन ले रहा है, एक घटिया एजुकेशन ले रहा है। दोनों जवान होगा, दोनों बड़ा होगा, बाहर निकलेगा, एक अधिकारी बन के निकलेगा, एक मैनेजर डॉक्टर इंजीनियर बन कर निकलेगा, दूसरा क्रिमिनल बन के निकलेगा, आतंकवादी बन के निकलेगा, उग्रवादी बन के निकलेगा, और दोनों का टकराव होगा। दोनों का भविष्य खतरे में, दोनों तबाही के कगार पर है। इसलिए दोनों का भविष्य को बताना है। आज खिचड़ी वाले को बताया जाएगा, समाज को तोड़ने वाले लोग बताएंगे खिचड़ी वाले बच्चे को कि तुमको पढ़ने नहीं दिया गया। एकलव्य का तो जब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुआ तब अंगूठा काटा, तुमको तो एकलव्य बनने भी नहीं दिया गया। तुमको तो बस तुम्हारा तो पहले ही नसबंदी कर दिया। जब उनको बताया जाए कि तुम्हारे बाप जवानी में इसलिए मर गए, यहाँ के नेताओं ने, अधिकारियों ने अपने लिए अलग अस्पताल किया था, और तुम्हारे बाप के लिए जो अस्पताल था, सरकारी अस्पताल, वहाँ ना डॉक्टर था ना दवाई थी। आज आप बताइए अस्पतालों की स्थिति, उस अस्पताल का डॉक्टर भी अपना इलाज उस अस्पताल में नहीं करता है। स्कूलों की दशा क्या है सरकारी स्कूलों की? सरकारी स्कूल का जो पढ़ाने वाला टीचर भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है। टीचर छोड़िए, उसी उसका चपरासी भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेज रहा है। जब ये बात आज न कल फिर उठेगी, बात तो खत्म नहीं होती है। समाज एकदम बारूद पर खड़ा हो रहा है। हमें देश को बचाना है, समाज को बचाना है। आज हम सबको मिलना है, भारतीय बनना है। हम सब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक आदर्श भारतीय के रूप में हमको बनना है। भारतीय ने यहाँ से संविधान, यहाँ ने संदेश दिया है, गौतम बुद्ध की भूमि है, शांति का संदेश गया है। हम सबको लोकतंत्र के दायरे में रहने के लिए, लोकतंत्र का सम्मान करने के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोकतांत्रिक जो अधिकार है उनके प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं। उनके जो कर्तव्य है लोकतंत्र में, उनके प्रति उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये काम निरंतर चलता है, हम अकेले नहीं हैं, बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और आगामी कार्यक्रम है, आपको उसमें इन्वाइट करेंगे। आपको शुभकामना है कि आप इस कार्यक्रम में सफल हों। और बाबा साहब ने जो सपना देखा था, हम जब गरीबी और गरीब को देखते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। इसलिए हम आपको शुभकामना, और मेरा संस्थान भी आपको शुभकामना देगा। आपके सारे कार्यक्रम को हम वादा करते हैं कि एक भी खबर नहीं छूटेगा आपके समाज को जागरूक करने के लिए जो आपने बेड़ा उठाया है। जानकारी दे दे हम कि हम पिछले बजट सत्र में विधानसभा में टेंशन मोशन ले आए थे। हम गैर सरकारी संकल्प ले आए थे कि सरकार ये जो अगर सरकार सरकारी स्कूल अस्पतालों को सुधारने की मंशा रखती है तो सरकार अविलंब एक कठोर कानून बनाए कि जितने सरकारी वेतन, हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि जितने सरकारी वेतनभोगी हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, MP MLA हो, मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे अधिकारी हो, जिनको पेमेंट्स ट्रेजरी आता है, जो सरकार के खजाने से सैलरी लेते हैं, अपने बच्चों को कानूनी रूप से बाध्य हो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए, अपना इलाज सरकारी अस्पताल में, अपने परिवार के इलाज सरकारी अस्पताल में कराने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो। इस देश में सभी प्रदेश में ऐसे कठोर कानून की जरूरत है। जिस दिन यह कानून बन गया, रातों रात सरकारी स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में बढ़िया इलाज होना शुरू होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक होने वाला नहीं है। एक कल्पना आप करिए, खाली 1 मिनट और आप सुन लीजिए। एक कल्पना करिए कि किसी जिला मुख्यालय में उसी स्कूल में DM का बच्चा पढ़े, उसी स्कूल में SP का बच्चा पढ़े, उसी स्कूल में MLA MP मिनिस्टर का बच्चा पढ़े, ठीक है। और DM का बच्चा जाके कहे कि पापा स्कूल में पानी जो है ना बहुत गंदा है पीने में। अगले दिन सभी बच्चों के डेस्क पर मिनरल वाटर के बोतल रख दिए जाएंगे। SP की बच्ची पढ़ेगी और कहेगी पापा हम लोग पढ़ के निकलते फलाने चौक पर कुछ मवाली किस्म का लड़का लोग है, वो सीटी मारता है, भद्दा कमेंट करता है। जैसे SP साहब को खबर चलेगी ना तो अगले दिन 10 किलोमीटर के रेडियस पर कोई लफड़ा दिखाई नहीं देगा। जो व्यवस्था क्यों गड़बड़ है, जिसके हाथ में व्यवस्था उसके बच्चे वहां नहीं है। और सुरक्षित हमारी बच्चियां क्यों हैं सरकारी संस्थानों में, जिनके हाथ में सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके बच्चे वहां पर नहीं है।
टीचर का भाव क्यों है कि मंत्री जी को बहाल करना है, एमएलए को माने ये आवाज़ उठानी है टीचर के लिए, उसके बच्चे वहाँ पर नहीं हैं। आपको सरकारी स्कूलों को, सरकारी अस्पतालों को सुधारना है तो सरकारी वेतन भोगियों को पकड़ के उनके बच्चों को उनको वहाँ पर ले जाइए, रातों रात सुधर जाएगा। इसलिए हम हर सरकार हालांकि रिफ्यूज कर गई कि नहीं ऐसा कानून नहीं बन सकता, लेकिन हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे इस देश में हर राज्य में ऐसा कानून बने कि जितने सरकारी वेतन भोगी हो, चाहे MP MLA मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, चाहे अधिकारी हो कि चपरासी हो, सबके बच्चे सरकारी में पढ़े, सब अपना अपना परिवार का इलाज सरकारी में कराएं। ये डेमोक्रेटिक यूनियन का, जो हमारा इंडियन डेमोक्रेटिक यूनियन का प्राइम एजेंडा है और इस एजेंडे पर हम काम निरंतर करते जा रहे हैं और हम अब जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को अवेयर करने जा रहे हैं। इसको आप जो है ना चुनावी एजेंडा बनाइए। यस, ये चुनावी एजेंडा बने, इसका प्रयास है। इसीलिए हम सभी पॉलिटिकल पार्टियों से डायलॉग स्टार्ट किए। मुझे किसी का मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टी इसमें आगे बढ़ के काम करेगी उसके साथ काम होगा। तो आज आप बिहार के बेटा ललन पासवान जी को सुन रहे थे। ललन पासवान जी ने आज बड़ा देश के सामने सवाल उठा दिया, और जो पूर्ववर्ती सरकार रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, इन्होंने बड़ा सवाल पूछ दिया कि 80 करोड़ लोग आखिर उनका विकास क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब कौन देगा। और ललन जी ने अपील किया कि इंडियन डेमोक्रेटिक यूनियन जो इनका संगठन है उससे जुड़ें और समाज को जागरूक करने में इनका सहयोग करें। हमारे सहयोगी सुमित रंजन के साथ कौशलेंद्र, नई दिल्ली से।